हेलो स्टूडेंट। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ कंटिन्यू इन लॉस्ट टॉपिक। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि शेड्यूलिंग सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है, उसके कितने एल्गोरिथम्स होते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा था कि आपके दो टाइप के एल्गोरिथम थे, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव में आप सीपीयू अपना एक नॉर्मल रूटीन फॉलो करता है। मीन्स पहले प्रोसेस क्रिएट होगी न्यू स्टेट में, फिर रैम के पास रेडी क्यू में जाएगी, फिर रैम से सीपीयू के पास अपना टास्क परफॉर्म करेगी। जितना भी टाइम उसको रिक्वायर होता है अपना पूरा टाइम फिनिश करके वो टर्मिनेट हो जाती है। ये हमने देखा था नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव में हम देख रहे थे कि अगर कोई इंटरप्शन या कोई वेटिंग कंडीशन आती है तो आप फोर्सफुली प्रोसेस जो है सीपीयू से छीन सकते हो। तो ये कहा था आपका किसका, नॉन प्रीएम्प्टिव का। तो हमने वहाँ पर देखे थे कि आपके नॉन प्रीएम्प्टिव में जो एल्गोरिथम थे आपके एफ सी एफ एस, एस जे एफ और प्रायोरिटी जो थे, और आपके जो नॉन प्रीएम्प्टिव में जो थे वो आपके राउंड रॉबिन, एस आर टी एफ और आपके प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी थे। अब हमने लास्ट क्लास में जो है एफ सी एफ एस और एस जे एफ और प्रायोरिटी जो डिस्कस कर चुके थे। और अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका जो है विच इज़ राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। तो हम जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं वो आपका सेम वही क्वेश्चन है, जिसमें आपको चार प्रोसेस दी हुई है, उनका सीपीयू बस टाइम दिया हुआ है, अराइवल टाइम गिवन है और उनकी प्रायोरिटी दी हुई है। तो हमें यहाँ पर वही चीज़ें कैलकुलेट करना है, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं जब आपकी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होती है। क्या प्रीएम्प्टिव, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है कि आप फोर्सफुली जो है प्रोसेस से किसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रोसेस छीन सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर एल्गोरिथम में अप्लाई करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट एल्गोरिथम है वो है आपका राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस प्रियम करने का जो लॉजिक होता है वो होता है आपका टाइम क्वांटम के हिसाब से। टाइम क्वांटम मतलब कि कोई भी प्रोसेस जो है मैक्सिमम इतना टाइम जो है सीपीयू के लिए यूज़ कर सकती है। मतलब एग्जांपल के लिए हम दो टाइम क्वांटम लेके चल रहे हैं, मतलब कोई भी सीपीयू जो कोई भी प्रोसेस होगी वो सीपीयू को दो टाइम के लिए मैक्सिमम यूज़ करेगी। उसके बाद आप उसे फोर्सफुली जो है प्रोसेस जो है प्रियम्प्ट कर लोगे। अब यहाँ पर हम राउंड रॉबिन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आपकी जो रेडी क्यू होती है वो आपकी सर्कुलर होती है। मतलब जितनी प्रोसेस आपके पास अवेलेबल होगी वो एक सर्कुलर क्यू के थ्रू मैनेज होती है। मतलब जो प्रोसेस, मान लो आपके पास प्रेजेंट टाइम में केवल एक प्रोसेस है तो वही बार बार आपकी रिपीट होगी। अगर मान लो दो प्रोसेस है अवेलेबल क्यू में तो एक के बाद दूसरी इस टाइप से आपकी जो है वो सर्कुलेट होती रहती है। अगर तीन प्रोसेस है तो एक दो तीन इस टाइप से इनका एक सर्कल बनता रहता है। तो यहाँ पर जितनी प्रोसेस प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल होती है वो आपका एक सर्कल फॉलो करते हैं, सर्कुलर स्कूल के थ्रू अपने आप को सीपीयू के पास सप्लाई करती जाती है। अब यहाँ पर हम बात करें टाइम क्वांटम की। टाइम क्वांटम मतलब मैक्सिमम टाइम जो है वो कितने टाइम के लिए सीपीयू आपका यूज़ हो जो है वो कोई प्रोसेस यूज़ कर सकती है। अब ऐसे में मान लो सीपीयू की जो टाइम क्वांटम आपका 4 है और प्रोसेस की रिक्वायरमेंट केवल 3 टाइम यूनिट की है, तो केवल वो 3 यूज़ करेगी। मतलब हमने मैक्सिमम वर्ड यूज़ किया, मतलब मिनिमम आपका प्रोसेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपका अपडेट हो सकता है। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें बात कर रहे हैं। तो आपका टाइम क्वांटम यूज़ होगा प्रोसेस को प्रियम करने के लिए, और दूसरा जो क्यू होती है आपकी वो सर्कुलर होती है। अब यहाँ पर हम दोनों सिचुएशन लेके चलेंगे कि आपको अगर अराइवल टाइम कंसीडर नहीं करना है और सेकंड सिचुएशन रहेगी जब आप कंसीडर करते हो। तो अगर मान लो अराइवल टाइम हम कंसीडर नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में अराइवल टाइम सारी प्रोसेस का कितना हो जाएगा आपका 0 0, मतलब वो सेम टाइम पे सीपीयू रेडी क्यू में आपकी इंटर हो चुकी थी। तो उस हिसाब से ये आपका जो एल्गोरिथम होता है इसमें हमें प्रोसेस को जो है एक रेगुलर इंटरवल, जिसको हमने टाइम क्वांटम दिया बोला हुआ, उसके हिसाब से आप उतना टाइम प्रोसेस को देते जाओगे। तो ये राउंड रॉबिन जो है ये एफ सी एफ एस का ही प्रीएम्प्टिव वर्जन हम उसको बोल सकते हैं। कि यहाँ पर अब जो है एक ऑर्डर आपका फॉलो होता जाता है। तो अगर मान लो टाइम अराइवल टाइम इंक्लूड नहीं करते तो उसके हिसाब से जो आपको ऑर्डर दिया था प्रोसेस का P1 P2 P3 और P4, उस हिसाब से आप प्रोसेस को जो है सीपीयू के अंदर पास करते जाओगे। तो देख रहे हैं गेट चार्ट के अंदर सबसे पहले जीरो पे कौन सी प्रोसेस इंटर हुई आपकी, कौन सी, P1। लेकिन यहाँ पर टाइम क्वांटम कितना दिया हुआ है, हमने 2 एज्यूम किया हुआ है। मतलब आपको P1 को मैक्सिमम जो है 2 टाइम तक सीपीयू के पास अलॉट करते रहोगे। P1 के बाद आपकी प्रोसेस आई P2, 2 टाइम कंज्यूम करेगी। अब अगर हम यहाँ पर ये भी चेक करते हैं ना कि क्या उस टाइम क्वांटम में प्रोसेस का जो सीपीयू टाइम है वो तो कोई कंप्लीट नहीं हो गया है। तो अभी हम देखें क्वेश्चन में आपको सीपीयू टाइम कितना दिया हुआ, P1 का 8 दिया हुआ है, लेकिन अभी कितना, हम केवल इसको दो ही जो है अलॉट कर पाए हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आई आपकी P2 का जो टाइम रिक्वायरमेंट था वो था आपका 4 था। 4 में से आपकी दो, ये P2 के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो थी वो P3 आएगी।
वो भी 2 टाइम कंज्यूम करेगी फिर P4। इस टाइप से एक आपका FCFS वाला जो ऑर्डर है वो आपको फॉलो हो जाएगा, P1 P2 P3 और P4। इसमें हम टाइम क्वांटम दो का जो है वो लेके चल रहे हैं, मतलब 2 टाइम के लिए CPU यूज़ करेगी, उसके बाद अपने आप को बाहर निकाल लेगी। फिर नेक्स्ट प्रोसेस 2 टाइम यूज़ किया फिर बाहर निकालिया। इस टाइप से आपका एक सर्कुलर जो है आपका यहाँ पर मेंशन या यूज़ होता रहता है। अब जैसे ही फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ P4 तक, तो सारी प्रोसेस जो CPU में इंटर हो चुकी थी, अपने आप को वहाँ से बाहर निकाल के फिर से क्यू में आपकी जो है वो एक रेडी क्यू में वेट कर रही थी। अब यहाँ पर फर्स्ट राउंड के बाद नेक्स्ट टाइम किसका आएगा, फिर से प्रोसेस P1 का। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा कि राउंड 1 में P4 जो प्रोसेस है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उसकी रिक्वायरमेंट 2 है, और हम 2 उसको जो है ऑलरेडी अलोकेट करा चुके हैं। तो इसका मतलब है कि P4 जो है अपना काम फिनिश करके टर्मिनेट हो जाएगी। तो बच्चे आपके पास 3 प्रोसेस P1 P2 और P3। तो ये अपना साइकिल फिर से फॉलो करेगी, पहले P1 2 टाइम के लिए, फिर P2 2 टाइम के लिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P2 की रिक्वायरमेंट जो थी वो कितनी थी, 4 CPU बस टाइम थी। तो अब जो है 2 हम पहले दे चुके थे और 2 अभी इसने अभी यूज़ कर लिए। तो इसके हिसाब से 4 टाइम पूरे कंज्यूम करके ये भी अपने आप को बाहर कर लेगी। तो बची प्रोसेस कौन सी, P3 और P1। तो P2 के बाद प्रोसेस आएगी आपकी P3। P3 को 2 टाइम अलॉट किया, तो अभी P3 कितना हुआ, रिक्वायरमेंट थी 6 की और अभी केवल आपके 4 हुए हैं। उसके बाद फिर से P1, फिर P3, देन फिर से P1। तो हमने P3 के जो है 6 टाइम आपके जो है 18 पर हो रहे थे, तो 18 पर वो अपने आप को बाहर कर लेगी। और उसके बाद बचती है आपकी प्रोसेस केवल P1। P1 की 2 रिक्वायरमेंट थी, तो उसको हमने 2 दिए और 20 पे अपने आप को टर्मिनेट कर लिया। तो इस टाइप से हमने देखा कि अगर हम अराइवल टाइम इंक्लूड नहीं करते हैं तो इसका मतलब है सेम टाइम पे प्रोसेस इंटर होगी। और आपको सिंपल सी बात है, जो प्रोसेस आपको दी हुई है उसको ऑर्डर को फॉलो करते हुए एक दूसरे को एक सीक्वेंस फॉलो करना है, उसकी जितना टाइम क्वांटम है उसका, उसके हिसाब से उसको ब्रेक करते जाओगे। अगर प्रोसेस फिनिश हो रही है तो उसको उस टाइम पर जो है टर्मिनेट कर दोगे, और बाकी प्रोसेस जो अपना एक जो वर्क वो फॉलो करती जाती है। इसमें सेम हम टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम जो है यहाँ पर वही फार्मूला, टर्मिनेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। टर्मिनेशन आपका देखो P1 का कितना आ रहा है 20, अराइवल माइनस का कितना 0 12। फिर P2 जो है वो टर्मिनेट हुई थी आपकी 12 पर, 12 माइनस 0। 18 पर आपकी P3 हुई थी, 18 माइनस 0। और जो P4 है वो आपकी 8 पर टर्मिनेट हुई थी, तो 8 माइनस 0। तो इसका एवरेज निकालेंगे। सेम वेटिंग टाइम का फार्मूला जो था वो था वो जो है आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस CPU बस टाइम। तो 20 माइनस CPU बस टाइम P1 का है 8। इस टाइप से हमने इसको प्रीवियसली जैसे कैलकुलेट किया था वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, तो आपका टोटल एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा आपका 38/4 आ जाएगा। तो हमने पहली कंडीशन पे काम किया कि हम अराइवल टाइम मान लो इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आपका ये रूटीन आपका फॉलो होगा कि गैंट चार्ट में आपको जो ग्राफ है उसमें प्रोसेस जो है अल्टरनेट अपना टाइम क्वांटम को यूज़ करते हुए सीक्वेंस फॉलो करती रहती है। अब कंडीशन 2 लेके चलते हैं कि मान लो आपको अराइवल टाइम इंक्लूड करना है। दैट मीन्स जो अराइवल टाइम आपको दिया है क्वेश्चन में कि P1 आपकी 0 पे एंटर हुई है, P2 1.5 पे, P3 2.5 और P4 4.5 पे। आपको अगर इसके हिसाब से प्रोसेस क्यू में एंटर होगी तो आपका गैंट चार्ट कैसे बनेगा और उसके प्रोसेस के बाकी परफॉर्मेंस में कितना चेंज आता है। तो हम यहाँ पर वही चीज़ देख रहे हैं। तो अब देखो आप रेडी, अगर हम इसको क्यू के अंदर इंसर्ट करते जाते हैं तो इसको मैनेज करने के हम यहाँ पर एक रफली डायग्राम भी बना सकते हैं कि रफली में हम यहाँ पर एक सर्कुलर क्यू के अंदर कैसे प्रोसेस आपकी इंटर होती जाएगी और उसको कैसे आप मैनेज करते जाओगे। तो आप देख रहे हो टाइम 0 पर आपकी प्रोसेस इंटर हुई P1। अब आप इसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 8 रिक्वायरमेंट थी, और हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 2, मतलब इसका 6 रिमेनिंग है। लेकिन 0 से 2 के बीच में एक स्टेज आई, एक टाइम आया 1.5, जिस पर आपकी प्रोसेस जो है कौन सी इंटर हो गई, क्यू के अंदर P2 इंटर हो गई। मतलब आपके पास प्रेजेंट टाइम में सर्कुलर क्यू में केवल 2 प्रोसेस है, P1 और P2। तो आप क्या करोगे, P1 से CPU प्रेम्प्ट करोगे और किसको दे दोगे, प्रोसेस P2 को। तो मीन्स टाइम 2 पर किसकी एंट्री हो जाएगी, प्रोसेस P2 की। लेकिन इतने टाइम में मेरे पास केवल 2 प्रोसेस है, P1 और P2। तो सर्कुलर क्यू में ये आपस में एक दूसरे को जो है रोटेट करती रहेगी। P2 के बाद फिर से कौन सी प्रोसेस आ जाएगी, आपकी P1 आ जाएगी। इनका हम यहाँ पर रिमेनिंग टाइम भी मैच करते जाते हैं। रिमेनिंग टाइम आप देख रहे हो कि टोटल जो P2 का जो था टोटल टाइम जो था 4 था, तो हमने 2 अलॉट कर दिया, मतलब कितना बचा, 2 बचा। फिर टाइम 4 पर फिर से आप क्यू के हिसाब से जो है
प्रोसेस थी नहीं तो ये दोनों आपस में सर्कुलेट होती रहेगी। लेकिन जैसे टाइम P2 जैसे CPU को यूज़ कर रहा था, तो ऐसे ही टाइम आपका 2.5 जैसे ही हुआ तो आपकी प्रोसेस P3 की एंट्री हो गई। अब P3 की एंट्री हुई मतलब P2 से आप प्रोसेस छीनोगे, CPU छीनोगे, तो इसको दे दोगे आप P3 को। तो यहाँ पर अब सिंपल सा लॉजिक हम यहाँ पर ये एज्यूम कर सकते हैं, बना सकते हैं कि जो प्रोसेस CPU को यूज़ कर रही है, उतने टाइम में जिस प्रोसेस की एंट्री होती है, तो आप उसको CPU दोगे और उसके जस्ट बाद जो इस प्रोसेस को वहाँ पर अलोकेट आप करवा दोगे, मतलब जिस हिसाब से CPU छीन रहे हो उसके बाद अलोकेट आप करवा दोगे। तो यहाँ पर हम वही देख रहे हैं क्यों में कि P1 के जस्ट बाद किसकी एंट्री हो रही है, P3 की। P3 के बाद किसको अलोकेट करना है, तो उस समय P3 की इंटर हुई थी आपके 2.5, तो उस समय CPU यूज़ कौन कर रहा था, P2। तो P3 के जस्ट बाद किसको अलोकेट करवा दोगे आप, P2 को। ऐसे टाइम बढ़ता गया, टाइम बढ़ के कितना हुआ, 4.5 हुआ। 4.5 पे CPU कौन यूज़ कर रहा था, P1। एंट्री किसकी हो गई आपकी, P4 की एंट्री हुई। तो हमने P2 के बाद किसको अलोकेट करवा दिया, CPU P4 को। और P4 के जस्ट बाद हमने यूज़ कौन करा था, CPU आपका P1 यूज़ करते, उसने P1 को अलोकेट करवा दिया। जैसे ही आपकी लास्ट प्रोसेस सिस्टम में एंटर होती है, तो आप जो हम नॉर्मल प्रीवियस कंडीशन पे काम करते हैं वही यहाँ पर होता है कि बची हुई प्रोसेस को आप FCFS के हिसाब से अल्टरनेट करते चलो, जितना टाइम रिमेनिंग हो रहा है उसको आप फॉलो करते चलो। तो हम यहाँ से फिर से इसको देखते हैं। 0 पर आपकी प्रोसेस P1 थी, 1.5 पे P2 एंट्री, हमने P2 को दे दिया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कोई प्रोसेस थी नहीं, तो अब ये आपस में एक दूसरे को रोटेट करती चलेगी। लेकिन जैसे टाइम आपका 2.5 हुआ तो फिर हमने किसको अलोकेट करवा देंगे आप, P3 को। P3 को दे दिया CPU। लेकिन P3 के बाद कौन सी आएगी, जो उस समय CPU को यूज़ करती, विच इज़ P2। फिर उसके बाद 4 से लेकर 4.5 पर जो है P1 यूज़ करी थी, लेकिन उस समय एंट्री किसकी हो गई आपकी, P4 की। तो हमने उसके बाद किसको दे दिया, P4 को एंटर कराने के बाद फिर से किसको दे दिया, CPU P1 को। लेकिन हम यहाँ पर अब देख रहे हैं कि आपका P2 की जो रिक्वायरमेंट थी वो थी आपकी 4, जो CPU बस टाइम था। तो यहाँ पर 2 पहले दे चुके थे और 2 अभी हमने इसको प्रोवाइड किया हुआ, तो मतलब इसका टाइम कंप्लीट हो चुका, तो ये अपने आप को टर्मिनेट कर लेगी। सेम P4 की रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 है, तो जो है P4 भी अपने आप को यहाँ से बाहर निकाल लेगी। अब बचती प्रोसेस आपके पास केवल P1 और P3, तो आप इनको एक दूसरे को जो है आपस में सर्कुलेट करते रहोगे, P1 फिर P3 फिर P1, इस टाइप से आपको ऑर्डर फॉलो करते रहोगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 18 पर आपकी P1 टर्मिनेट हो रही है और 20 पर आपकी P3 टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको इस ग्राफ के हिसाब से या सर्कुलर के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। बस लॉजिक इतना है कि जो प्रोसेस जिस समय किसी प्रोसेस की एंट्री होती है और उस समय जो प्रोसेस CPU यूज़ कर रही है उसको आप उसके जस्ट बाद जो है लोकेट करा दोगे। तो यहाँ पर हम टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो आपकी P1 जो टर्मिनेट हुई थी वो 18 पे हुई थी, अराइवल जो था उसका 0 था, तो वो माइनस कर देंगे। P2 जो आपकी टर्मिनेट हुई है वो 10 पर हुई है, -1.5। इस टाइप से हम बाकी प्रोसेस का भी टर्न ऑन टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इसका जो एवरेज निकलेगा वो आपका 51.5/4 निकलेगा। फिर वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। वेटिंग टाइम आपका जो आएगा वो 18 माइनस CPU टाइम उसका 8, इस टाइप से हम इसका एवरेज निकालेंगे तो आपका आएगा 31.5/4 आ जाएगा। तो इस टाइप से हमने देखा कि आपका CPU जो राउंड रॉबिन है उसमें 2 कंडीशन अप्लाई करी, अराइवल टाइम के बिना और अराइवल टाइम के साथ। अगर अराइवल टाइम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल से जितनी प्रोसेस दी हुई है इनको आप अल्टरनेट ऑर्डर में एक सीक्वेंस फॉलो करते हुए इनको CPU के पास एलोकेट करवाते जाओ, एक रेगुलर टाइम क्वांटम के साथ में। जैसे ही जिसका टाइम फिनिश होता जाएगा वो अपने आप को CPU से बाहर निकालती जाएगी और बाकी जो है वो सीक्वेंस फॉलो करती जाएगी। अगर हम टाइम अराइवल टाइम इंक्लूड करते हैं तो इसमें इतना याद रखना है, यहाँ पर जितनी प्रोसेस प्रेजेंट टाइम में है वो आपस में एक दूसरे को सर्कुलेट करती रहेगी। और जो प्रोसेस जिस टाइम पर इंटर हो रही है उसको CPU उसके जस्ट बाद आपको कौन सी प्रोसेस लोकेट करवानी है जो उस समय में CPU को यूज़ करती है। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पर देखा था कि मान लो जो है टाइम 1.5 पे यूज़ करी थी कौन सी, P1। तो P2 के जस्ट बाद किसको लोकेट करवा दोगे आप, P1 को। सेम चीज़ P2 2 से 4 के बीच में 2.5 पर आपकी मान लो P3 इंटर हुई, तो हम यहाँ पर P2 के P1 के जस्ट P3 के जस्ट बाद किसको लोकेट करवा दोगे आप, P2 को। तो ये आप यहाँ पर एक सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो। तो इसमें हमने अभी डिस्कस किया आज आपका राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम आपके
बाकी के प्रिएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ओके, थैंक यू।